नमस्कार, देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ और शुरुआत करते हैं इस वक्त जो खबर आ रही है उससे। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अशोका यूनिवर्सिटी के संस्थापक गिरफ्तार हो गए हैं। ईडी ने इनको गिरफ्तार किया है। प्रणव गुप्ता और विनीत गुप्ता हैं और गिरफ्तार इनको किया गया है। ईडी ने हाल ही में इनके घरों पर रेड की थी और ये मामला जो है वो असल में बैंकों के साथ 1600 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला है। तो ईडी की रेड के बाद अब इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, जो ईडी है उसने अभी 2 दिन पहले जो प्रणय गुप्ता और विनीत गुप्ता हैं उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी। 5 शहरों में 17 लोकेशन पर ये छापेमारी हुई थी। दरअसल जो पूरा ये मामला है ये है बैंकों के साथ 1600 करोड़ रुपए के फ्रॉड का। जो प्रणय गुप्ता और विनीत गुप्ता हैं ये एक कंपनी है ड्रग्स की, इसका नाम है पैराबोलिक ड्रग्स लिमिटेड। उस कंपनी के प्रमोटर हैं, डायरेक्टर हैं और एलिगेशन ये है कि इन लोगों ने 1600 करोड़ रुपए बैंकों से लोन लिया था। बाद में वो पैसा कहीं और उसको ट्रांसफर कर दिया और ये लोन चुकता नहीं किया। तो इसको लेकर पहले सीबीआई ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। इसके बाद इसी एफआईआर को आधार बनाते हुए ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था और ईडी जो है वो पूरी मनी ट्रेल की जांच कर रही थी। तो हाल ही में ईडी ने छापेमारी की थी और जो ये दोनों प्रणय गुप्ता और विनीत गुप्ता हैं इनसे काफी लंबी पूछताछ हुई, लेकिन ये लोग पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे, ऑपरेट नहीं कर रहे थे। इसके बाद प्रणय गुप्ता, विनीत गुप्ता और इनका जो सीए है एसके बंसल, इन तीनों को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है और इनसे लगातार पूछताछ चल रही है। प्रणय गुप्ता और विनीत गुप्ता ये दोनों अशोका यूनिवर्सिटी के फाउंडिंग मेंबर हैं, संस्थापक सदस्य हैं और काफी हाई प्रोफाइल ये जो मामला है। तो 1600 करोड़ रुपए की बैंक फ्रॉड का ये मामला था जिसको लेकर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही थी और उसी मामले में इन तीनों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें उनके जो सीए हैं एसके बंसल भी हैं और विनीत गुप्ता और प्रणय गुप्ता ये सभी लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जी, तो ये समझे कि गिरफ्तारी जो हुई है वो इसलिए क्योंकि ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, तो पूछताछ वगैरह होगी और पहले इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल ईडी ने गिरफ्तार किया है, अब इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा जहां से ईडी इनकी फर्दर जो रिमांड है, जो ईडी की रिमांड है उसकी मांग कर सकती है, क्योंकि अभी ईडी को इस मामले में आगे की पूछताछ करनी है। इन लोगों ने पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया, कहाँ कहाँ पैसा लगाया, तो पूरा जो पैसे का रूट है वो क्या है उसको ईडी को एस्टेब्लिश करना होगा। जो पूरी मनी ट्रेल है उसको एस्टेब्लिश करना होगा। तो उसके लिए तीनों जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ करनी होगी। खास बात यह है कि जो पैसा है वो प्रणय गुप्ता और विनीत गुप्ता ने अपने सीए एसके बंसल के जरिए इन्वेस्ट किया था। तो एसके बंसल इसमें मुख्य कड़ी हैं, उनसे भी पूरी मनी ट्रेल के बारे में लंबी पूछताछ होनी है। तो कोर्ट में पेश करने के बाद इनको रिमांड पर लिया जाएगा और फिर आगे की पूछताछ होगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का और ये खबर सूरत से आई है जहां पर एक ही परिवार के 7 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। इस सामूहिक आत्महत्या से सूरत में हड़कंप मच गया है। असल में परिवार के 6 लोगों ने जहर खाया, एक ने फांसी लगा ली। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला। मनीष सोलंकी नाम है शख्स का जिसने अपने परिजनों को जहर दिया फिर खुद फांसी लगा ली। આજે સવારે એક ઘટના બની છે જેમાં 7 લોકોએ સુસાઇડ કરેલી છે, જેમાંથી એકે ગળે ફાંસો ખાઈને સુસાઇડ કર્યું છે અને બાકીના 6 જણા છે એ પ્રાઇમરી તબક્કે ઝેરી દવા પીને સુસાઇડ કર્યું એવું જણાય છે, જેમાં 2 ઉંમરલાયક વ્યક્તિ છે, એમનો છોકરો, એમના વાઇફ છે અને 3 બાળકો એમાં સુસાઇડ કરેલાનું જણાવ્યું છે। પ્રાઇમરી અત્યારે જે સુસાઇડ નોટ મળી છે એમાં કોઈનું નામ કે કોઈ અમાઉન્ટ દર્શાવેલી નથી, પણ એમણે કોઈને ઉધાર પૈસા આપેલા હતા એ બાબતનું એમણે ટૂંક વિગત લખેલી છે। આ બાબતે ઊંડાણપૂર્વકની તપાસ કરી અને કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। महेंद्र प्रसाद हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेंद्र जी, कैसे ये पता चला ये आत्महत्या का मामला और सुसाइड नोट में क्या है, पुलिस क्या कह रही है? कादम्बिनी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सूरत के जो पालनपुर इलाके के
सिद्धार्थ फ्लैट है, वहाँ पे दूसरी मंजिल पे मनीष सोलंकी नाम के उनके परिवार के साथ वो रह रहा था। मतलब मनीष सोलंकी जो है वो फर्नीचर का काम से जुड़े हुए थे, उसके अंडर में 30 जितने लोग काम भी कर रहे थे। तो जैसे वो सुबह में उन लोगों ने, जो मनीष जी था, मनीष ने किसी कारण से उनके परिवार वालों को जहरीली दवाई पिलाई दी और सारे लोग वहाँ पे घटनास्थल पे उनकी मौत हो गई। बाद में जो मनीष जो है वो खुद गले फांसी लगाकर उन्होंने आत्महत्या कर लिया है। और एक सुसाइड नोट जब पुलिस को मिली तो इसके अंदर किसी का नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ उन्होंने इतना लिखा है कि कहाँ पर वो पैसे की लेन देन थे, उस वजह से उन्होंने आत्महत्या किया है, लेकिन किसी का नाम कुछ भी नहीं। जैसे वो अगल बगल के जो लोग हैं उन्होंने जैसे पता चला कि कोई बाहर नहीं निकल रहा है तो पुलिस मौके पे आई। मौके पे आके वहाँ पे देखा तो सारे लोगों की वहाँ पे मौत हो चुकी थी। कदमनी जी, बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र प्रसाद इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये दिल दहलाने वाली घटना सूरत में हुई है, साथ ही लोग एक ही परिवार के सबने आत्महत्या कर ली है। और अब बात करते हैं हम दिल्ली एनसीआर की, जहां पर सांस लेना जानलेवा साबित हो सकता है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। आज दिल्ली का औसत AQI 304 दर्ज किया गया, यानी प्रदूषण जो है वो इस स्तर तक पहुंच गया है और दिल्ली में हवा का स्तर बेहद खराब, बहुत खराब श्रेणी में है। 22 अक्टूबर के बाद दूसरी बार दिल्ली में AQI का स्तर जो है वो 300 पार दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ CAC की एक रिपोर्ट भी आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ह्यूमिडिटी बढ़ने से गर्मी बढ़ी है। इन दोनों के बढ़ने से इंसानी शरीर की खुद के तापमान को पसीने के जरिए कम रखने की क्षमता अब कम हो रही है। इसके भी कई असर हो सकते हैं और ये सब चीज़ें एक साथ मिलकर बेहद बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। तो ये हालात फिलहाल दिल्ली और NCR में लगातार बने हुए हैं। कई और जगहों पर भी इस तरह की स्थिति देखने को आई है, जबकि AQI बहुत ही खराब है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण है हवा में। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त। अनुमिता रॉय चौधरी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं CAC की, और भरवीन कंधारी हैं, पर्यावरणविद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अनुमिता, आप लोग तो वर्षों से इस पर रिसर्च कर रहे हैं, मैं देख रही हूं, और जो स्थिति है और क्या किया जा सकता है इस सब के साथ सामने आते हैं। कई कदम सरकारें भी उठाती हैं, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकार हो, वो कदम उठाती हैं, लेकिन एक के बाद एक लगता है कि ये कदम जो हैं वो कामयाब नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि जो शोध हम लोगों ने की है वो तो दिखा रहा है कि ह्यूमिडिटी और गर्मी दोनों ही बढ़ रहे हैं, और इसके कारण जो ठंडक की जो चाहत है, जो डिमांड है कि कूलिंग की डिमांड है, उससे हमारी जो निर्भरता एयर कंडीशनिंग के ऊपर है वो बढ़ रहा है। और इससे जो असर हो रहा है, जो हमारा शोध दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिससे प्रदूषण भी होता है और कार्बन एमिशंस भी होते हैं। अब बात ये है कि ये जो एक चीज, प्रदूषण के बारे में तो हम बहुत बात कर लेते हैं, पर ये जो गर्मी जो समस्या है, जो क्लाइमेट चेंज के लिए हो रहा है, और इसके लिए जो हीट एक्शन प्लान बनने की जरूरत है शहर में, उसके ऊपर अभी तक ध्यान नहीं गया। और यही कारण है कि हमें ये भी समझ में नहीं है लोगों में या पॉलिसी लेवल पे कि गर्मी के कारण क्या क्या होती हैं। एक तो है कि गर्मी क्योंकि तापमान बदल रहा, चेंज हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है, वो तो क्लाइमेटिक पैरामीटर्स और क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। पर उसके अलावा भी शहर में गर्मी की सोर्सेस काफी, जो हमारे कारण हैं, हमारे गाड़ियां से वेस्ट हीट निकलती हैं, इंडस्ट्रीज से निकलती हैं, और हमारे घर पे जो एयर कंडीशनिंग लगते हैं उससे भी बहुत वेस्ट हीट निकलता है। और जो सरफेस है, हमारी जो लैंड एरिया है, अगर उसमें ग्रीनरी ना हो, अगर उसमें पेड़ ना लगे, तो वहां से भी हीट की जो एब्जॉर्प्शन है, और जो कॉन्क्रीटाइजेशन की शहरीकरण के कारण जो इतनी बिल्डिंग्स बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वो भी गर्मी को खींच के हीट आइलैंड इफेक्ट बनाता है। अब ये सारी गर्मी को कम करने के लिए जो हमें आज एक्शन प्लान की जरूरत है,
वो तो है ही नहीं। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार की बिल्कुल तरफ से अनुमिता, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो ना सिर्फ गर्मी बढ़ाती हैं बल्कि प्रदूषण में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे साथ भरवीन भी जुड़ी हुई है। भरवीन, ये जो स्थिति बनी है ये आज कल में नहीं बनी है, इसको बनने में कई वर्ष लगे हैं, लेकिन जो हालात हैं वो अब और तेजी से खराब हो रहे हैं, क्योंकि जो वैज्ञानिक हैं वो बताते हैं कि अब चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। दूसरी तरफ न सिर्फ गर्मी है बल्कि जो अभी अनुमिता बता रही हैं वो सब भी कारण है। हम गर्मी से बचने के लिए एसी चलाते हैं, लेकिन एसी से फिर उसी तरह से प्रदूषण होता है, प्रदूषण से फिर सांस लेने में दिक्कत आती है। हर चीज ऐसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है जैसे लगता है कि अब इससे निकल नहीं पाएंगे। बिल्कुल कादम्बरी, अब डॉक्टर अनुमिता ने जैसे सब कुछ बोला है, ये सब चीजें कोई नई नहीं है, ये बोले जा रही हैं कई सालों से। हमें पता है कि इसको क्लाइमेट चेंज बोलिए या इसको आप अपना इफेक्ट वगैरह हम बोल रहे हैं, लेकिन असली चीज ये है कि हम जमीन पे हम क्या कनेक्ट कर रहे हैं इसके साथ। क्योंकि अगर हमें मालूम है कि हम इस स्थिति तक पहुंचे हैं तो अब इसको कैसे बचाना है। अगर हम इसी अभी हम दिल्ली की बात कर रहे हैं और दिल्ली में हम हर घंटे में 5 पेड़ काट रहे हैं, ये सारे परमिशंस के साथ काटे जा रहे हैं और जो इलीगली कट रहे हैं वो अलग है। सो अगर इस तरीके से हम जो अभी हमारे सबसे नेचुरल ऑक्सीजन टावर्स है, पेड़ जैसी चीज, फॉरेस्ट हैं, अरावलीज हैं, उनको हम प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। हर रोज उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, कितनी वायलेशंस हो रही हैं। फिर नेचुरली जब राजस्थान से विंड्स आती हैं तब हम उस टाइम फिर जागते हैं, फिर हम मीडिया पे बात करते हैं। लेकिन हमें ये चीजें बिल्कुल ही अब इसके ऊपर हमें रोक लगानी पड़ेगी। और अब कंस्ट्रक्शन है, क्यों हम कॉन्क्रीटाइज, क्या कोई स्टडी हुई है रिसेंटली जिसमें दिखाया गया है कि दिल्ली में ग्रीन एरिया कितना कन्वर्ट कर दिया गया है कॉन्क्रीटाइज करके बिल्डिंग्स। जैसे डॉक्टर अनुमिता बड़ी विस्तार के साथ अभी और भी समझाएंगे शायद कि ये जब बिल्डिंग्स बन रही हैं इनके ऊपर क्या हमारे मैंडेटरी लॉज हैं और क्या वो लागू हो रहे हैं। सो सारी बात का क्या हमारी गवर्नमेंट्स इसको डेवलपमेंट मोड को एक हद तक रुक तो सकता नहीं है, लेकिन उसको एक मोड़ कर एक सही तरीके से, क्योंकि अभी सांस लेने की जरूरत है। हर तीसरा बच्चा दिल्ली का, उसके फेफड़े डैमेज्ड है ऑलरेडी। ये स्टडी है 2019 की एस्थमा स्टडी है। अब इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? हम क्या बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। अनुमिता, मैं आपसे बहुत संक्षिप्त में जानना चाहूंगी कि एक पर्सनल लेवल पर अगर किसी दिल्ली के निवासी को, दिल्ली एनसीआर के निवासी को एक कदम पर्सनल लेवल पर अगर उठाना हो प्रदूषण रोकने के लिए, और जिस तरह से जो हीट इंडेक्स वाली स्टडी आई है, इन सब से निपटने के लिए एक छोटा सा कदम, तो वो क्या हो सकता है? ये वही है कि हम हमारी जो निर्भरता एयर कंडीशनिंग के ऊपर हो रहा है उसको हम कम करें। और वो करने के लिए हमारी जो बिल्डिंग से अभी कई तरीके हैं जो जिससे हम अपने बिल्डिंग पर हीट लोड को कम कर सकते हैं। वर्टिकल ग्रीनरी है, डे लाइटिंग है, वेंटिलेशन है, इंसुलेशन है। ये सब हम हमारे बिल्डिंग पे रेट्रोफिट करके जो एयर कंडीशन इस्तेमाल करने का जो समय है उस समय को हम जरूर कम कर सकते हैं। और अगर वो करें तो इससे काफी हद तक हम कम कर पाएंगे और जो थर्मल कंफर्ट है उसको हम बढ़ा पाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि जब हम एसी का 1 डिग्री को कम करते हैं उसका 6% इलेक्ट्रिसिटी पेनल्टी होती है। तो ये जो जागरूकता लोगों में समझ को बढ़ाना बहुत जरूरी है। ठीक है परवीन, आपसे भी यही सवाल कि एक चीज जो निजी स्तर पर कोई भी निवासी कर सकता है या कोई भी इंसान कर सकता है इनसे पार पाने के लिए, एक तो एसी की बात इन्होंने की है अनुमिता ने, आप एक अगर सुझाव दें। कादम्बरी, मैं कोई एक सुझाव वाली चीज नहीं है, ये सारी बात पॉलिसी की है। मैं इस बात को मानती हूँ, जब गवर्नमेंट लीड करेगी और करवाएगी तो लोग करेंगे, सिटीजन्स। ये सारा जो है लोगों पे देना ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए तो हम यहाँ पे हैं, क्योंकि अगर आप मानिए गाड़ियों की बात कर रहे हैं कि दिल्ली की गाड़ियां बढ़ गई हैं, अगर हम कार सेंट्रिक अप्रोच ही रहेगी हमारी, दिल्ली में हर चीज, फ्लाईओवर, अंडरपास, रोड वाइडनिंग, सब कुछ हम गाड़ी के लिए करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं करेंगे, तो फिर हम कैसे उसको बदलेंगे? तो ऐसे मतलब ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे हर चीज के लिए गवर्नमेंट को लीड करना पड़ेगा और फिर लोगों को ऐसी पॉलिसी है कि हम उसमें फंसते जाएंगे।
क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि गाड़ी मत पॉलिसी चलाइए। लेवल के अलावा और कोई उपाय नहीं है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, अनुमिता रॉय चौधरी और परवीन कंधारी, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक कदम जो अनुमिता ने बताया वो ये है कि आप एसी कम इस्तेमाल करें, बाकी तरीकों का इस्तेमाल करें ताकि टेम्परेचर कंट्रोल हो। दूसरी बात है सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं, जो परवीन कह रही हैं कि सख्त कदम उठाए जाने चाहिए, और इससे पहले कि सख्त कदम उठाने पड़े, आप खुद ही अगर इस पर कोशिश करें तो शायद थोड़ा सा तो फर्क पड़ ही सकता है। और एक ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं। घूसकांड में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को 2 नवंबर को पेश होने को कहा है। इससे पहले उन्होंने लोकसभा की एथिक्स कमेटी से 5 नवंबर के बाद का वक्त मांगा था। महुआ मोइत्रा पर गिफ्ट और कैश के बदले लोकसभा में सवाल पूछने का आरोप है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी महुआ मोइत्रा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश जानना चाहता है कि आखिर एक सांसद कैसे बिक गया। देखिए, अगर संसदीय कमेटी ने किसी को तलब किया है तो जानना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, और जो गलतियां हुई हैं अगर वो स्वीकार नहीं करेंगी तो सच्चाई छिपती नहीं है। देश जानना चाहता है कि आखिरकार सांसद बिक कैसे गए। ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का भी और भ्रष्टाचार का भी, ये दोनों ही साथ में जुड़ते हैं, और मुझे लगता है इस मामले में जल्द जांच और फिर उसके बाद कार्रवाई भी होनी चाहिए। घूसकांड के आरोपी महुआ मोइत्रा ने इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में माना है कि उन्होंने दर्शन हीरानंदानी को एक संसदीय लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो दिया था। हालांकि उन्होंने कहा कि पासवर्ड से लॉगिन नहीं होता है, उसके लिए मेरे पास फ़ोन पर ओटीपी आता है। साथ ही महुआ मोइत्रा ने कुछ गिफ्ट लेने की बात भी मानी। महुआ ने अपने इंटरव्यू में कहा कि एनआईसी लॉगिन को लेकर कोई नियम नहीं होता है कि कौन लॉगिन कर सकता है। इसके बाद महुआ पर पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि जब सांसद को मेल आईडी या मेंबर पोर्टल मिलता है तो हम एनआईसी के साथ एक करार करते हैं, जिसका पहला ही बिंदु है कि इस मेल आईडी पासवर्ड को गोपनीय रखा जाएगा।